Hello people, welcome to our channel Nishchay Edu and welcome to our series called Arthashastra, where we are going to discuss one concept related to economics every day. And today's topic of discussion is GST composition scheme. It has been in the news quite a lot. बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि ये composition scheme है क्या GST की, तो आज इसी को देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस स्कीम को लेके इसलिए आए हैं कि सिंप्लीफाई करे GST को। अब जीएसटी के बारे में हमने बहुत चीजें सुनी है, बट सबसे ज्यादा जो चीज हमने सुनी है ना वो ये है कि जीएसटी ने ना कॉर्पोरेट्स पे या टैक्स पेयर्स पे जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं उन पे बर्डन बहुत बढ़ा दिया है। कंप्लायंस बर्डन, हर मंथ रिटर्न भरनी है, रेट्स की क्लैरिटी नहीं है, ये सारी चीजें। तो जीएसटी से कंप्लाई करने का बर्डन थोड़ा सा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, बट अभी के लिए है। तो गवर्नमेंट ने ना स्टार्टिंग में एक स्कीम लेके आए थे जिसका नाम था कॉम्पोजिशन स्कीम। ये कॉम्पोजिशन स्कीम पता है करती है, जो कंपनीज या जो गुड्स सप्लायर्स हैं, गुड्स बनाते हैं और सप्लाई करते हैं, ठीक है, जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, माइंड यू मैं रिपीट करता हूं, जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, उन्हें जीएसटी भरने की जरूरत नहीं, वो जीएसटी की नॉर्मल स्कीम में नहीं आएंगे। पर क्या वो टैक्स नहीं देंगे? ऐसा नहीं है, टैक्स जरूर देंगे, बट जीएसटी के जो स्लैब्स हैं, है ना, 0%, 5%, 12%, 18, 28, उसमें नहीं आएंगे और उनका कंप्लायंस बर्डन भी कम होगा। उन्हें रेगुलरली अपडेट नहीं करना पड़ेगा, रेगुलरली रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। ओके, अब इन लोगों का सिंपल सी चीज पता है क्या है? पहली बात तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एक कंपनी है जो एक ये बनाती है पेन और एक मान लीजिए ये डस्टर बनाती है। ओके, दोनों का प्राइस है, एक का 10 रुपीज, एक का है 15 रुपीज। 10 रुपीज पे जीएसटी है मान लो 2 रुपए का, और इस पे मान लो जीएसटी है 4 रुपए का। अब जितने पेन, जितने डस्टर बिकेंगे उतना ही ये टैक्स देना पड़ेगा। अगर ये एक एक बिकेगा तो टैक्स कितना होगा टोटल? 6। अगर ये 2-2 बिकेंगे तो टैक्स कितना होगा टोटल? 12, है ना। तो इसी हिसाब से होगा। अब ये बहुत मुश्किल हो जाता है एक नॉर्मल स्मॉल प्लेयर के लिए जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, क्योंकि उसे देखना है कि उसने कितने पेन बेचे, कितने डस्टर, और ये तो सिर्फ पेन और डस्टर है। बहुत सारी कंपनीज है जो डिफरेंट चीजें बेचती है, जो डिफरेंट टैक्स एम्बिट पे आते हैं। कुछ को 5% टैक्स है, कुछ को 12 है, कुछ को 28 है। अब इससे कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाता है। अब कॉम्पोजिशन स्कीम क्या कहती है कि जितने भी लोग 1 करोड़ से टर्नओवर जिनकी कम है और इस कॉम्पोजिशन स्कीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ अपनी एनुअल टर्नओवर पे एक फ्लैट टैक्स रेट देना पड़ेगा। एनुअल टर्नओवर पे फ्लैट टैक्स रेट, जिसका मतलब क्या है, जितने पेन बेच रहे हो, जितने डस्टर बेच रहे हो, आप पेन भी बेच सकते हो, डस्टर, रजिस्टर, जो भी चीजें आप बेच रहे हो, आपके पूरे साल की टर्नओवर क्या है, उस पे हम आपसे 2% आपकी पूरी टर्नओवर पे टैक्स लेंगे। जो आपने जीएसटी जो लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करते हैं जीएसटी वाले, उनको देना है। यह होगा आपके लिए एक जीएसटी। अब इसका फायदा, बहुत सारे फायदे हैं। सिंपल सी बात है, इनका कंप्लायंस बर्डन कम हो जाता है ना। इनकी टैक्स लायबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जो कंपोजिशन स्कीम के रेट्स रखे हैं ना, ऐसे रखे 2%, 1%, ज्यादा से ज्यादा 5%। और क्योंकि इनको कम टैक्स देना पड़ता है तो इनके पास ज्यादा लिक्विडिटी रहती है, इनके पास कैश ज्यादा रहता है, राइट। तो ये लेके ही इसलिए आए थे ताकि आप लोगों को, जो भी स्मॉल प्लेयर्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उन पे टैक्स बर्डन और टैक्स कंप्लायंस बर्डन ना बढ़े ज्यादा, है ना। तो आपको सिर्फ 2% देना है और आपको ये डिफरेंट रेट्स नहीं करने, डिफरेंट कुछ नहीं करना, सिंपल कर दिया आपके लिए, बट सिर्फ उन्हीं के लिए जो 1 करोड़ से कम है। अब क्या सिर्फ यही कंडीशन है? नहीं, और बहुत सारी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जिस वजह से बहुत सारे लोग जो 1 करोड़ से कम की टर्नओवर में है, वो भी कॉम्पोजिशन स्कीम का हिस्सा नहीं बन रहे। वो कह रहे हैं हम प्रॉपर कर लेंगे सारे चैनल से, हम डिफिकल्ट चीज कर लेंगे, कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आते। और वो क्या चीज है कि जो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर होंगे ना, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट उनको नहीं मिलेगा। जो कॉम्पोजिशन स्कीम में लोग होंगे उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, और इसी वजह से वो लोग जिनका 1 करोड़ से कम भी है टर्नओवर, वो भी कहते हैं हम जीएसटी के अंडर रजिस्टर कर जाते हैं। अब आप में से कई लोग पूछ सकते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या। मैं सिंपल टर्म्स में समझा देता हूं, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक चेन है,
ये एंटरप्राइज 1 है, ये कुछ बनाती है और एंटरप्राइज 2 को बेचती है। एंटरप्राइज 2 क्या करती है, यही चीज लेती है, इस पे कुछ काम करती है और नया प्रोडक्ट बनाती है और एंटरप्राइज 3 को बेच देती है। अब ये जो एंटरप्राइज 1 है ना, ये कुछ अगर इसे देता है, मान लीजिए 10 रुपए की चीज देता है और उस पे 2 रुपए का जीएसटी चार्ज करता है, राइट। तो एंटरप्राइज 2 इसको कितना पैसा दे रहा है, 12 रुपीज, है ना, 12 रुपीज दे रहा है और इसके पास जा रहे हैं 12 रुपए, और जिसमें से 2 रुपए ये गवर्नमेंट को दे देता है। पर गवर्नमेंट पता है कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि जो एंटरप्राइज 2 पे एक्स्ट्रा 2 रुपए का बर्डन बढ़ा था ना, हम ये बर्डन कम कर देंगे, हम आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे देंगे ये 2 रुपए, ताकि आप ये जो 2 रुपए हैं इसको अपनी इनपुट कॉस्ट ना मानो और इससे चार्ज ना करो। थोड़ा अभी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट सिंपल, अभी सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम क्या है कि E2 ने जो टैक्स देना है ना 2 रुपए का, वो E2 दे तो दे, बाद में गवर्नमेंट ही इसे दे देगी और वो होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऑलराइट, अब पता ये चलता है कि अगर जो कॉम्पोजिशन स्कीम में होगा उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो एक तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा, गवर्नमेंट ने और कई कंडीशंस रखी हैं। गवर्नमेंट ने कहा है जो कंपनीज चाहे उनका 1 करोड़ से कम टर्नओवर है, पर अगर वो इंटरस्टेट ट्रेड में है ना, या तो वो एक ही स्टेट में रहें, पर अगर वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम का हिस्सा नहीं बन सकते। ठीक है, तो वही कंपनीज जिनका जियोग्राफिकल स्प्रेड कम है। ऑलराइट, तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जीएसटी एग्जेम्प्टेड गुड्स जो बेचते हैं वो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। जीएसटी एग्जेम्प्टेड गुड्स क्या हुए, पेट्रोल हो गया, लिकर हो गया, ये जीएसटी के एम्बिट से बाहर है, तो जो इसको बेचते हैं वो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आएंगे। ऑलराइट, और एक और चीज है, वो है जो लोग ई कॉमर्स साइट्स पे अपना सामान बेचते हैं वो लोग भी इसके अंडर नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं, मेरी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, बट मैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे सामान बेचता हूं, तो मैं भी इसके एम्बिट में नहीं आऊंगा। ऑलराइट, अब हमने एडवांटेजेस तो देख लिए इसके, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं और इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 ने ये बोला था, इसकी सर्वे की रिपोर्ट आई थी कि बहुत सारे लोग जो एलिजिबल हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर, बहुत सारे उनमें से ऐसे हैं जो नहीं ले रहे कॉम्पोजिशन स्कीम। क्यों? एडवांटेजेस तो इतने सारे हैं, फिर क्यों नहीं ले रहे? वो इसलिए नहीं ले रहे, एक तो उनका जो बिजनेस है वो लिमिटेड टेरिटरी तक रह जाएगा। क्यों? हमने देखा था अभी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक नहीं सप्लाई कर सकते, तो इसीलिए देयर जियोग्राफिकल स्प्रेड वुड बी लिमिटेड। तो एक तो लिमिटेड टेरिटरी ऑफ बिजनेस है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा उन्हें, और तीसरी, अगर वो ई कॉमर्स वेबसाइट्स को अपना सामान बेचते हैं तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम का हिस्सा नहीं बन सकते, तो इसीलिए वो बन ही नहीं रहे, क्योंकि अगर बन गए तो ये फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे अपना सामान नहीं बेच सकते वो। ओके, तो ये सबसे ज्यादा इनके डिसएडवांटेजेस हैं और इसी वजह से पीपल वर नॉट ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। ओके, अब रिसेंटली न्यूज में क्या आ रहा था इस चीज को लेके, जिसकी वजह से सबके डाउट्स आ रहे थे सबके मन में कि कॉम्पोजिशन स्कीम करा दीजिए सर। तो कॉम्पोजिशन स्कीम में पहली तो चीज जो गवर्नमेंट ने, जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड करा है, जो 1 करोड़ का टर्नओवर है ना उसको रेज कर देंगे। अब ये कहेंगे कि 1.5 करोड़ से नीचे जो है वो कॉम्पोजिशन स्कीम का हिस्सा हो सकता है। पहले कैप क्या थी? 1 करोड़, अब 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ करने से क्या है, ज्यादा लोग अब इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरी चीज कि सर्विसेज पहले इंक्लूडेड नहीं थी, एक्सेप्ट जो रेस्टोरेंट वाले नहीं होते थे वो इंक्लूडेड थे कॉम्पोजिशन स्कीम में, वो आ सकते थे, रेस्टोरेंट सर्विस देना वो कॉम्पोजिशन स्कीम का हिस्सा हो सकता था, बट बाकी जितनी भी सर्विसेज थी वो कॉम्पोजिशन स्कीम का हिस्सा नहीं हो सकती थी। अभी फिर जीएसटी काउंसिल की मीट के बाद यह डिसाइड हुआ है कि अब हम सर्विसेज को भी कॉम्पोजिशन स्कीम का हिस्सा बनाएंगे। ओके, और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा अच्छी है वो ये कि कॉम्पोजिशन स्कीम का मेन मकसद क्या था कि जो कंप्लायंस बर्डन है उसे कम किया जाए। अब जो नॉर्मल जीएसटी देने वाला होता है ना, उसे हर मंथ रिटर्न फाइल करनी पड़ती है और फिर साल के एंड में एक रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, ठीक है। पर जीएसटी काउंसिल कहता है कि जो कॉम्पोजिशन स्कीम में होंगे ना, उन्हें बस 1 साल में एक बार ही रिटर्न फाइल करनी है,
और किस पे फाइल करनी है? एनुअल टर्नओवर पे फाइल करनी है। ऑलराइट, तो ये चीज है गवर्नमेंट की जीएसटी काउंसिल ने अभी करा है, पर ये अभी ऑपरेशनल नहीं हुई है, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से होंगी। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 1 अप्रैल 2019। तब से 1.5 करोड़ वाली चीज भी लागू हो जाएगी, सर्विसेज भी, और साल में एक बारी रिटर्न भरने का वो भी कवर हो जाएगा। ऑलराइट, अब एक और चीज आप न्यूज में काफी पढ़ रहे होगे, या अगर आप जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम गूगल करते हो तो उसमें ना एक और चीज लिखी होती है। वो ना जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं गूगल में, कोई भी साइट आप खोलो, तो वो बोलते हैं कि जो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर है उस पे बर्डन क्या क्या पड़ रहा है ना, उस पे टैक्स बर्डन क्या क्या पड़ रहा है। एक तो जो फ्लैट टैक्स रेट देना पड़ेगा उसे, वो है। दूसरा कहते हैं कि रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर भी इस पे बर्डन आएगा। ये आप पढ़ोगे, अगर आप गूगल भी करोगे, नहीं करा तो मैं वैसे ही बता देता हूं कि एक तो उसको फ्लैट टैक्स रेट चार्ज होगा, वो किस पे होगा? एनुअल टर्नओवर पे उसकी, है ना। जैसे मैंने बताया था 1% होगा, ज्यादा 5% उसकी पूरी टर्नओवर पे, तो फ्लैट टैक्स रेट है। ओके, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है? जीएसटी में ना गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म रखा हुआ है, वो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, यही एंटरप्राइज 1 एंटरप्राइज 2 को कुछ सामान बेचती है, अगेन 10 रुपए का, और उस पे 2 रुपए का जीएसटी है। ऑलराइट, अब ये तो टोटल 12 रुपए दे रहा है ना, और ये इसके पास एंटरप्राइज 1 के पास आ रहे हैं 12 रुपए, जिसमें से 2 रुपए ये दे देगा गवर्नमेंट को। तो जो टैक्स पे करने का बर्डन है वो है सप्लायर पे, बायर पे नहीं। बट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक तरीका है जिसके तहत ये जो 2 रुपए देने का बर्डन है ना, ये E2 पे ही होगा, बायर पे होगा, और इसके पास सिर्फ 10 रुपए जाएंगे, 2 रुपए जो है ये अलग से गवर्नमेंट को देगा। ये एक मैकेनिज्म है। ये है क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये जो E2 है ये बहुत छोटे छोटे प्लेयर से सर्विसेज या सप्लाई प्रोक्योर कर रहा हो, बहुत छोटे छोटे जो जीएसटी के अंडर ही नहीं है, जिनकी टर्नओवर ही बेचारों की 1 लाख 2 लाख है ना। ऐसे बहुत छोटे छोटे स्मॉल प्लेयर्स होते हैं कि 2 लाख का स्टील बेचते हैं, है ना, तो वो जीएसटी के अंडर नहीं है। तो ये लोग अगर जीएसटी के अंडर नहीं है तो ये 2 रुपए कहां से पे करेंगे? तो इस केस में गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है पर ये तो रजिस्टर्ड है ना, तो ये 2 रुपए पे करने का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होगी, एंड दैट वुड बी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, ठीक है, तो ये चीज है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का बर्डन भी इसी पे आएगा। ऑलराइट, तो ये था जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस. If you want me to explain any other concept, then please write about it in the comment section below. I'll see you next time with more stuff. Thank you.